मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसका आखिरी टॉपिक है अपने क्रांतिक स्तर और उसके बाद में अपने मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो लास्ट टॉपिक है, इस पार्ट पर आधारित आपका वीडियो लेक्चर 12 है और आपका टॉपिक दे रहे हैं बाद में आवश्यक पोषक तत्व। देखिए क्रांतिक स्तर क्या होता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल आपने देखा था अलग अलग प्रकार के तत्वों का अलग अलग इफेक्ट होता है। अधिकता होने पर उनमें कई प्रकार के पौधों में विषैला प्रभाव देखने को मिलता था और उसके बाद में कुछ तत्वों के में से पौधों में सांकेतिक गुणधर्म लक्षण देखने को मिलते थे। तो सांकेतिक पौधों के बारे में और विषैले प्रभाव के बारे में कल आपने स्टडी की थी। आज अपन देखेंगे क्रांतिक स्तर क्या होता है, किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है, पौधों एवं मृदा में इसका क्या इफेक्ट होता है उसको अपन दिखने जा रहे हैं। क्रांतिक स्तर का मतलब क्रिया करने का स्तर। बेसिकली अपन जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन करने का अपना स्तर है, अपना लेवल है या नहीं, तो पहले उसका स्तर देखना नेसेसरी होता है। मान लो किसी के सामने मान लो रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी करने जा रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो सामने वाले का लेवल और आपका लेवल बराबर है तो आप क्रिया करो तो कोई अर्थ नहीं है, और आपका सामने वाले का लेवल बराबर नहीं है फिर उससे आप कंपेरिजन करना कोई उचित नहीं माना जाता है। तो क्रांतिक स्तर मतलब क्रिया करने का लेवल है या नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पौधों में। जैसे पौधों में देखते हैं, पौधों को मान लो ग्रोथ करने के लिए जितने तत्वों की आवश्यकता होती है नॉर्मली रेंज में, तो उतनी क्रिया करने के लिए उतने पौधों को पोषक तत्व है या नहीं, या उसकी कमी होने से कई प्रकार के लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको दिमाग में बात आती है क्रिया करने का स्तर, ये कोई अपन क्या बोलते हैं क्रांतिक स्तर। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक पोषक तत्वों का स्तर। तो ये साथ साथ क्या क्रांतिक मतलब किसी भी क्रिया करने के लिए उसके लेवल का प्रोसेस कहाँ तक है, उसके बाद में फिर अपन आगे जैसे आपको बताया जा रहा है जेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो उसके स्तर के आप हो या नहीं, तो पहले उसके स्तर के लिए क्या आपको समतुल्य 12वीं पास आउट होना नेसेसरी बताया गया है। 12वीं पास आउट होने के बाद में आप जेट में इंटर कर सकते हैं, ऐसे नहीं 10वीं के बाद डायरेक्ट आप जा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज के लिए कुछ स्तर बना के तो वो स्तर पास होने के बाद में फिर अगले स्तर में अपने इंटर करते हैं। तो वैसे वैसे देखिए क्रांतिक स्तर तक तो है तो नॉर्मली क्रिया से लेके इससे ऊपर मान तत्वों का स्तर बढ़ जाता है तो विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है, और कमी में सांकेतिक कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सांकेतिक पौधे के रूप में तो तीनों लेवल के अकॉर्डिंग आपने समझाए। तो देखिए क्रांतिक स्तर क्या होता है, मृदा पौधों में पोषक तत्वों का वह स्तर जिससे पौधे एवं मृदा विश्लेषण रूप से प्राप्त करके पोषक तत्वों का मान यदि कम होता है तो पोषक तत्वों की मृदा पौधों में अत्यधिक कमी प्रकट होती है। इस स्तर को अपन बोलते हैं क्रांतिक स्तर। अत्यधिक कमी का प्रकट होना कब, जब वो स्तर से कम हो जाए, मान क्या हो जाए पोषक तत्वों का मान यदि कम हो जाए, जितना निर्धारित स्तर दे रखा है उससे उसका स्तर में मान लो कमी हो जाती है, तब वो क्या हो जाएगा, कई प्रकार के ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो जितने रिक्वायरमेंट तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है उस स्तर को बोलते हैं अपन क्रांतिक स्तर। दिमाग बात रहेगी। क्या बताया गया आपको, मृदा व पौधों में पोषक तत्वों का वह स्तर जिससे पादप एवं मृदा विश्लेषण से प्राप्त पोषक तत्वों का मान यदि कम हो जाता है तो पौधे एवं पोषक तत्वों मृदा में अत्यधिक कमी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस स्तर को क्रांतिक स्तर कहते हैं। जनरली बात दिमाग में रहेगी। आगे देखिए कुछ तत्वों के पोषक स्तर दे रखे हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मृदा में नॉर्मली रेंज बताई जा रही है कि प्रति हेक्टर 280 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी होना नेसेसरी बताया गया है। फास्फोरस की मृदा में 20 किलो प्रति हेक्टर से अधिक मात्रा फास्फोरस की मृदा में होने से इतने क्या बताया जा रहा है, अलग अलग तत्वों के क्या बताए गए, स्तर बताए गए। इतनी मात्रा मान लो तत्व अलग अलग कैटेगरी में मान लो तत्व पर्याप्त मात्रा में है तो मान लो न्यूनतम ये इतना रिक्वायरमेंट इतनी तो होगी तब जाके पौधे मृदा क्रिया करने के लिए क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। बाकी इससे कम होने पर कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न हो सकते हैं, और इससे अधिक भी हो जाएंगे तो भी डायरेक्ट कई प्रकार के लक्षण कुपोषण के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मृदा में क्रिया करने के लिए न्यूनतम पोषक तत्वों का स्तर ही बताया गया है क्रांतिकारी स्तर। तो ये नॉर्मली परिभाषा सिंपल से आप कई बार पूछते हैं कि क्रांतिक स्तर
पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर क्या होता है, तो आप दिमाग बात रखना है, किसी भी पौधों को लिए न्यूनतम रिक्वायरमेंट जितनी भी प्रकार की क्रिया होती है उनको आपूर्ति करने के लिए जितने तत्वों की आवश्यकता होती है, जितने तत्वों की स्तर होता है वो होता है आपके क्रांतिक स्तर। उससे कमी होने पर पौधों में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए आगे आपको आ रहा है अगला बिंदु आपके सामने पेश हो रहा है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले फैक्टर। ऐसे कई प्रकार के फैक्टर हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधे को किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं। तो कई फैक्टर आप उसमें रखे 10-12 फैक्टर दे रखे, उसको एक ओपन स्टडी करते हैं और आपको समझाते हैं कि मतलब किसकी क्या विशेषता होती है। तो आप एक बार इस पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे क्या क्या आपके दे रखा था और किस प्रकार से मैटर अवेलेबल हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट। आगे देखिए अगली हेडिंग आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उसको ओपन पढ़ने जा रहे हैं। पूरे मैटर की मैं आज कल पीडीएफ आपको सेंड कर लूँगा, व्यवस्थित रूप से देखें और पीडीएफ के साथ में आप वीडियो लेक्चर जितने भी रिलीज हो रहे हैं उसको भी एक एक चीज़ को व्यवस्थित स्टडी करें। देखिए आगे पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए आगे आप देखते हैं कि पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए मुख्य कारक दे रखे हैं, इसको आपको कई बार एग्जाम में पूछते भी है और मान लो पूछ दे 2-3 नंबर का प्रश्न कि मृदा में पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को बताइए, सिंपल सा 1 नंबर का प्रश्न दे दें तो फिर आपको दिमाग में रहेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहले तो आपको नाम से याद होना नेसेसरी और फिर बाद में एक एक पोषक तत्व के बारे में एक एक 2-2 लाइन के बारे में अकॉर्डिंग मेंशन आपके मैटर ऑब्जर्व तैयार रखना नेसेसरी है। देखिए प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं कि पहला दे रखा है मृदा पीएच, दूसरा पैतृक पदार्थ, तीसरा मृदा आयु, चौथा जलवायु, पांचवा मृदा की भौतिक दशा, छठा फैक्टर बताया जा रहा मृदा सूक्ष्म जीव, सातवां कार्बनिक पदार्थ, आठवां दे रखा है आपके जल क्रांति, नौवां दे रखा है आपके फसल क्रांति या फसल प्रणाली, 10वां है आपके जुताई और 11वां क्या दे रखा है आपके स्थल आकृति। स्थल की आकृति कैसे उसके अकॉर्डिंग भी आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होती है। आप जानते हैं अब एक एक तत्वों के बारे में पहले मैं स्टडी कर रहा हूँ, फिर बाद में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आ रहा है उसको मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। जैसे पीएच बढ़ने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा डायरेक्ट क्या होती है प्रभावित होती है, पीएच बढ़ने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है घटती है। ध्यान रखना। देखिए पहले मृदा पीएच एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता को पिछले आपने 5वें पार्ट में देखा भी था कि 5वें पार्ट में आपको डायग्रामिकल रूप से रिप्रेजेंटेशन करके बताया था कि पीएच कौन से तत्व कौन सी पीएच पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में आपने पिछले 5वें पार्ट में व्यवस्थित रूप से डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखा भी होगा, जिसका आपको मैंने पीडीएफ भी सेंड किया, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है। अधिकांश पोषक तत्व पीएच कितने बताई जा रही है 6.5 से 7.5 पीएच पर एग्जिस्ट करते हैं। कितनी पीएच पे 6.5 से 7.5 पीएच पर एग्जिस्ट करते हैं। फेरस, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट सूक्ष्म पोषक तत्व अम्लीय परिस्थिति में अधिक विलय होने की वजह से इनकी उपलब्धता अधिक होती है। ये 3-4 पोषक तत्व आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत देखें तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व अम्लीय मृदा में क्या होते हैं अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। 7 से अधिक पीएच पर इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। अन्य सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में उस पीएच वाले जैसे मोलिब्डेनम की उपलब्धता अधिक बताई गई है। मोलिब्डेनम को आपको प्राप्त करना है तो आपको सारी मृदा में देखने को मिलेगा। लवणीय सारी मृदा में कैल्शियम अविलय के रूप में पाया जाता है और पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करता है। अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम भी हो जाएगा तो फिर बाद में क्या हो जाएगा कठोर पत्थर हो जाएगा और वो भी पौधों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपलब्ध नहीं हो पाता। आगे आप देखते हैं दूसरा पॉइंट पैतृक पदार्थ। तो बेसिकली इसमें आपको बताना है कि मृदा पीएच की पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी रेंज पे होते हैं। तो जनरली आप बता सकते हैं कि मृदा के अधिकतम मैक्सिमम पोषक तत्व होते हैं वो आप इस रेंज में अधिकतम पोषक तत्व एग्जिस्ट करते हैं। अम्लीय मृदा में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और क्षारीय
मृदा में आपको देखने को मिले तो आपको मोलिब्डेनम तथा कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी मात्रा देखने को मिलती है। तो अधिकतम आपके पीएच कितनी पीएच पर आपके पोषक तत्व देखने को मिलते हैं? तो 6.5 से 7.5 पीएच पर अधिकतम मैक्सिमम पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं पैतृक पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। पैतृक पदार्थ मान लो जिस मृदा का निर्माण हुआ वो पहाड़ से मिट्टी हुई है या कार्बनिक पदार्थों का अपघटन से हुई, किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण हुआ, उसमें भी उसकी भी प्रकृति डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीएच को प्रभावित करती है तथा पोषक तत्वों को भी प्रभावित करती है। आप देखते हैं कि मृदा का निर्माण पैतृक पदार्थों से होता है। यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है तो उनसे बनने वाले मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा की उपलब्धता भी अधिक होगी। मान लो पैतृक पदार्थ जिससे मृदा का निर्माण हुआ है उसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित है तो ऑटोमेटिकली पौधों को भी पोषक तत्व ऑटोमेटिकली क्या होता है अपने आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते रहते हैं। मृदा आयु पुरानी मृदा में अधिक अपक्षय होने से लगातार फसल के उगाने से मृदा संरक्षण से निस्सालन की क्रिया से पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जबकि नवनिर्मित पोषक तत्व युक्त मृदा अत्यधिक पोषक तत्व युक्त होती मानी जाती है। कि जितनी मृदा की आयु बढ़ने के साथ अपन डायरेक्टली इसको बता सकते हैं, आयु बढ़ने के साथ में पोषक तत्वों की मात्रा डिक्रीज है, पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है घटती है। हमेशा जितनी मात्रा पुरानी होगी तो उसमें बार बार हम खेती कार्य भी करेंगे, कई प्रकार की जल निस्सालन क्रिया भी होती रहेगी, तो जिससे बार बार उसका प्रयोग होने से धीरे धीरे मिट्टी में अपन कहते हैं बार बार पानी डालने से मिट्टी में घुलनशील आयन क्या हो जाए घुल के नीचे चले जाते हैं और फिर बाद में मिट्टी क्या हो जाती है बंजर, तब उसमें खाद वाद डालनी पड़ती है। बाकी मान लो मिट्टी आपके एकदम उर्वरता क्षमता युक्त है तो फिर बाद में खाद डालने की जरूरत ही नहीं, परंतु जितनी मृदा पुरानी होगी उसमें उतने पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है। ध्यान दें मृदा की आयु बढ़ने के साथ पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है घटती है। जलवायु का भी इफेक्ट पड़ता है। मान लो ज्यादा अम्लीय मिट्टी कब देखने को मिलेगी, जहाँ पे अधिक वर्षा होगी तो वहाँ पे अधिक वर्षा होने की वजह से मिट्टी क्या होगी आपके अम्लीय होगी, तो अम्लीय मृदा में कई प्रकार के सारे पोषक तत्व क्या हो जाते हैं अनुपस्थित हो जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए जलवायु का फैक्टर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है कि अत्यधिक वर्षा होने पर मृदा की प्रकृति अम्लीय और अम्लीय मृदा में कई प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और कई प्रकार के नहीं होते, और अत्यधिक सूखापन होने से भी मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है जिससे अम्लीय पोषक तत्वों की क्या हो जाती है कमी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जलवायु का इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मृदा की भौतिक दशा, मृदा कैसी बंजर तो नहीं है, बंजर है या नमी युक्त है, कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी उसका इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। देखिए मृदा की भौतिक दशा के बारे में हम बात कर रहे हैं। मृदा की भौतिक दशा, मृदा में पर्याप्त वायु एवं जल संसार होने पर मृदा की भौतिक दशा अच्छी मानी जाती है और जल धारण क्षमता, जीवाणु की क्रियाशीलता, जीवाश्म पदार्थ के विघटन होने की दर आदि में वृद्धि होती है जिससे मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। मान लो मृदा की भौतिक दशा जितनी अच्छी होगी उतनी पोषक तत्वों की प्राप्ति की मात्रा क्या होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़ती है। दिमाग बात रखना, समानुपाती डायरेक्ट है तो मृदा की भौतिक दशा इंक्रीजेज, जितनी मृदा की भौतिक दशा सुधरी हुई होगी उतनी पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है बढ़ती है, पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी उतनी ग्रोथ करती है। आगे देखिए सूक्ष्म जीवों की संख्या, जितने सूक्ष्म जीव मृदा में अधिक मात्रा होंगे उतनी पोषक तत्वों की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या होती बढ़ती है। मात्रा इंक्रीज डायरेक्ट, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम आते हैं, कई प्रकार के मोलिब्डेनम अलग अलग तत्वों को डायरेक्ट न्यूट्रलाइज करने में इनकी विशेष भूमिका हो जाती है। तो जितने मृदा में सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में क्रियाशील होते हैं उतनी मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है बढ़ती है। दिमाग बात रहेगी। आगे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है डायरेक्ट बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ जितनी मात्रा में अधिक होंगी उतनी उसमें मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है बढ़ती है। तो जितने ये फैक्टर आपके डायरेक्ट बताए जा रहे हैं कि मृदा पीएच में 6.5 से 7.5 पीएच तक अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। अम्लीय माध्यम में कुछ पोषक तत्व अलग होते हैं और क्षारीय माध्यम में अलग होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं मैटर के रूप में।
पैतृक पदार्थ जिस पदार्थ से मृदा का निर्माण हुआ है उसके गुणों के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा मृदा में बढ़ती है। मृदा की आयु जितनी अधिक होगी उतनी पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, घटती है। जलवायु अत्यधिक नमी युक्त मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा डिक्रीज होती है और अत्यधिक मान लो क्षारीय का गुण बढ़ेगा वो एक अम्लीय दर और उसके अनुसार अपन बता सकते हैं उसमें पोषक तत्व कौन से होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति कौन से होते हैं और क्षारीय प्रवृत्ति। जो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट दोनों कॉमन पॉइंट चलेंगे। जो अम्लीय में ज्यादा तत्व एग्जिस्ट करते हैं वो क्षारीय मृदा में नहीं करेंगे और जो क्षारीय करते हैं वो अम्लीय मृदा में नहीं करते, तो ये दोनों एक दूसरे कॉमन है। मृदा की भौतिक दशा सुधरने के साथ में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, डायरेक्ट बढ़ती है। मृदा सूक्ष्म जीव की जितनी संख्या अधिक होगी उतनी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। आगे आ गई जल क्रांति, फसल प्रणाली, द्वितीयक, स्थूलाकृति। ये क्या दे रखे उसको कारण भी अपन स्टडी करते हैं। देखिए आगे आप देखते हैं जल क्रांति। जल क्रांति का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आप देखने जा रहे हैं। मृदा में अत्यधिक समय तक पानी रहने से भी जल निकास ठीक से नहीं हो पाता है तथा मृदा में वायु की कमी हो जाती है। वायु कमी से विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है जिससे नाइट्रोजन पोषक तत्व की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाती है। आप देखते हैं जल क्रांति, जल दाग कहते हैं कि ज़्यादा समय तक पानी भी रहना पौधों के लिए क्या माना गया, हानिकारक माना गया। तो अपन कह सकते डायरेक्टली जल क्रांति इंक्रीजेज देन पोषक तत्व की मात्रा डिक्रीजेज। ये दोनों क्या चलेंगे एक दूसरे के रिवर्सिबल। आगे देखते हैं फसल प्रणाली क्या रही है। फसल प्रणाली का प्रोसेस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो किसी निश्चित भूभाग पर लगातार एक ही फसल लेने से निश्चित पोषक तत्वों की अवशोषण एवं पौधों की उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा घटती है। वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र अपनाकर मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को अपन बढ़ा सकते हैं। फसल प्रणाली भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोषक तत्वों की मात्रा को इफेक्ट करती है। जैसे आप जिस प्रणाली से आप खेती करोगे उस प्रणाली से आपकी खेती डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होती है और उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर देखते जुताई। मृदा की जुताई का ढंग व समय भी मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। ढालदार खेत में जुताई लंबवत करने से मृदा कटाव अधिक होता है तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आ जाती है। मृदा की उचित गहराई तथा सही समय पर उचित ढंग से जुताई करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता को लंबे समय तक बनाया जा सकता है। अपन देखते हैं जुताई बार बार अपन करेंगे तो मृदा पर कई प्रकार के हानिकारक तत्वों की परत बन जाती है, तो उसको अपन हटा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को वायु क्रिया बढ़ा के उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। तो कई प्रकार के फैक्टर आप देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको इफेक्ट करते हैं। स्थूलाकृति, स्थूलाकृति किस प्रकार से पोषक तत्वों को प्रभावित करती है। मृदा की स्थूलाकृति भी पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। ढालू वाली पहाड़ी मृदा में मृदा का संरक्षण अधिक होता है जिससे पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। निचले भाग में ऊंचे स्थान में पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ पानी में बहकर निचले चले जाते हैं, अतः निचले स्थान की मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक रहती है और ऊपरी मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से था आपका टॉपिक। एक बार मैं पुनः थोड़ा बहुत दोहरान करवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि जैसे आपको मैटर्स आपको अध्ययन करवाया जा रहा है, एक एक वीडियो लेक्चर को व्यवस्थित से देखें। लैंग्वेजिकल जो मैटर ये पार्ट ज़्यादातर लैंग्वेज बेस पे था, इतना कठिन पार्ट है ही नहीं। जो मैटर बताया जा रहा है उसको एक बार समझना व्यवस्थित, एक बार PDF देख लेना और शॉर्ट्स में बैठ के पूरे पार्ट पर शॉर्ट नोट बना देना ताकि आपके दिमाग में मैटर आ जाए। देखिए एक बार पुनः मैं जो घटक प्रभावित करने वाले हैं उनको बता देता हूँ, फिर बाद में अपना ये पार्ट टॉपिक को क्लोज करेंगे। इस पार्ट की कल आपको PDF में सेंड करूँगा, उसको व्यवस्थित रूप से आप देख लेना। और अगला पार्ट आपके आएगा 8वां पार्ट, मृदा अभिक्रिया से संबंधित दे रखा है कि कौन से उर्वरक किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसको भी डिस्कस अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए पहले इसको पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा pH 7.5 से 7.5 के मध्य अच्छी मानेगी, पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पैतृक पदार्थ जिस पद्धति से मृदा निर्मित होती है उसके अकॉर्डिंग pH होगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। मृदा आयु बढ़ने के साथ पोषक तत्वों की मात्रा घटती है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक बार बार मृदा का प्रयोग होने से मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। जलवायु,
जैसा फैक्टर जलवायु डायरेक्ट बारिश ज़्यादा होगी, कम बारिश, तो उसकी वजह से अम्लीय सारे प्रकार फैक्टर उत्पन्न होते हैं और उससे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। मृदा की भौतिक दशा, जितनी क्षुद्र मृदा होगी उतनी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। जल क्रांति बढ़ने से पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा घटती है, पोषक तत्व घटते हैं। फसल प्रणाली के रूप में फसल चक्र को प्रायोरिटी देना, फसल चक्र अपनाओगे देन आपके पोषक तत्वों की मात्रा कंटिन्यू बनी रहेगी। बाकी एक एक फसल लगेगी फिर बाद में उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। जुताई समय पे एवं सही ढंग से करना, जिससे आपके पोषक तत्वों को बनाया जा सकता है। स्थूल आकृति का ऊंचे स्थान पे पर पोषक तत्व कम होते हैं तथा निचले स्थान पर पोषक तत्व अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी बार बार से ऊपर से ढलान से कई प्रकार के पार्टिकल को उसमें घोल के लाके नीचे समतल पे एकत्रित कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं स्थूल आकार जितना आपकी ढलान वाली मृदा होगी ऊपरी पार्ट पे तो पोषक तत्व घटते हैं और निचले पार्ट पर पोषक तत्व बढ़ते हैं। तभी आपने देखा नदी डाल्टा क्षेत्र बनाती है, वहाँ पर पोषक तत्व अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से था आपका पाठ। पूरे पाठ को व्यवस्थित रूप से समझे। पूरे पाठ को अपने 12 वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। प्रत्येक वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखें। जो मैटर आपको समझ में आता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ की समस्या का समाधान करें। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ।